हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कुछ बहुत सारा नॉलेज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो मैं बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में कृषि की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट एनी हसल एंड बसल। तो देखिए, इंडिया एज एज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जितनी भी यहाँ पे पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस बात से आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? इस बात को आप मानते हैं? इसी कारण एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको इस वीडियो में ये भी जानने के लिए मिलेगा कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, जैद क्रॉप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी फसलें इन क्रॉप्स के अंदर आती हैं, कौन से महीने में इनको बोया जाता है, कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि मेरा मतलब है कब इनको कल्टीवेट किया जाता है और कब हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए चैनल में और विद अ गुड स्माइलिंग फेस देखते रहिए इस चैनल को। एंड एट द एंड ऑफ द at the end of this video, you will be having a good amount of knowledge. देखिए, इंडिया एक ऐसी टेरिटरी है, एक ऐसा लैंड मास है जहां पर साल में 2 बार फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर साल में 2 बार बोई जाती हैं। जो मेजर ऑफ द क्रॉप्स, जो मेजोरिटी ऑफ द क्रॉप्स है, जैसे कि वीट है, राइस है, वीट है, पैडी है, गेहूं, चावल, ये सब जो भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइम हमें देखने के लिए मिलता है। एक एट द मंथ ऑफ अक्टूबर और एट द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो जानते हैं कि कौन सा जो है, कौन सी फसल अक्टूबर में बोई जाती है भारत के अंदर और कौन सी फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तो गाइज, इस चीज को बताने के लिए मैं ये जो क्रॉप सिस्टम इन इंडिया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 3 मंथ्स में लूंगा। ठीक है, तो जो मेरा पहला इसका पोर्शन होगा उसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि ड्यू टू द वेरिएबिलिटी इन सॉइल एज वेल एज इन क्लाइमेट इन इंडिया, हमें ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीजन जो है क्रॉप पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रबी क्रॉप्स की। सबसे पहले रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको अक्टूबर या फिर नवंबर या फिर दिसंबर, एज द केस में भी, इन 3 महीनों में सोन किया जाता है, यानी कि इनको बोया जाता है। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एज द केस में भी। एंड दे आर हार्वेस्टेड ऑन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। हार्वेस्ट मतलब होता है इनको फसलों की कटाई। ठीक है, जब बोया जाता है अक्टूबर या तो नवंबर या दिसंबर। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मंथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और इन्हीं फसलों को काटा जाता है मार्च या अप्रैल के महीने में। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितनी भी क्रॉप्स इसके अंदर आती हैं, रबी क्रॉप्स के अंदर, इनको एक ठंडा वातावरण चाहिए होता है। दे नीड अ कोल्ड क्लाइमेट एंड इवन लेस प्रेसिपिटेशन, यानी कि इनको जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इन क्रॉप्स को, वो काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम मात्रा में रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इन फसलों को। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। वीट यानी कि जिसे हम कॉमनली बोलते हैं गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, ग्राम यानी कि चना, मस्टर्ड यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, पी यानी कि मटर। ठीक है, और फिर मसूर, ओट्स, पटेटो, टमाटो, अनियन, कोरिएंडर यानी कि धनिया। ये सब चीज़ें तो आप रूबरू होंगे, अगर आप ये लोग खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में उगाई जाती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भारत के कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मानसून के आधार पर इन फसलों का विभाजन होता है, यानी कि दे आर टोटली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मानसून इन इंडिया। ऑन द अदर हैंड बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप्स की। अब देखिए, जैसे ही इन रबी क्रॉप्स को मार्च या अप्रैल के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इन इन फसलों को काटा जाता है, यानी कि जितने भी गेहूं हमने बोए थे अब वो पक्के रेडी हो चुके हैं, अब उनको हमें काटना है। काट दिया, काटने के बाद जो है फील्ड पूरे साफ हो जाते हैं, खेत पूरे खाली हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें दूसरी फसल लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है खेतों की जो है सॉइल की एक तो फर्टिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, और इंडिया को एक अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड होता है जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गेहूं, चावल। एंड इंडिया में आपको एक चीज़ पता होगी कि चावल जो एक ऐसा क्रॉप है जो हम प्रोड्यूस तो करते ही करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन
एक्सपोर्ट करने की जगह उसको हम खुद ही, मतलब सॉरी, इंपोर्ट करने की जगह, एक्सपोर्ट करने की जगह उसको हम खुद ही कंज्यूम कर देते हैं। यानी कि हमें और भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हम हमारी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है इंडियंस की, वो चावल के मामले में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यू मस्ट बी अवेयरिंग दिस फैक्ट दैट साउथ वाले रीजन में, जो कि तमिलनाडु वाला पोर्शन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला पोर्शन है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे टोटली डिपेंड्स ऑन दिस राइस। और नॉर्दर्न इंडिया में ये तो प्रचलन है कि उत्तरी भारत में इन फसलों का जो है यूज होता है, गेहूं का यूज होता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये जो वीट्स हैं दे आर टोटली इम्पोर्टेड। इनका इंपोर्ट किया जाता है टू द यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे जाके इनके बिस्किट बनते हैं और फिर वही बिस्किट हमारी कंट्री में आते हैं। हम जो है इंपोर्ट करते हैं वहां पे, हम यानी कि ओवरऑल वीट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां से हम बिस्किट्स जो बनते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, यानी कि खरीदते हैं और फिर वो हम खाते हैं। तो आप खुद सोचिए कैसी दुविधा है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों ना हम जो है खुद ही यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बनाएं। ऐसे हम बनाते भी हैं, बट जो हम मेजोरिटी ऑफ द बिस्किट्स जैसे हम खाते हैं ब्रिटानिया या फिर ऐसे बहुत सारे हमारे पास फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स, जो कि महंगे रेटों में हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो इंडिया में बना हुआ है ये देशी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ आवर इंडियंस। तो चलिए अब बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप को जो है कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है और कौन से मंथ में इसको कल्टीवेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई, ठीक है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। अब आपको इस बात का ताजुब हो रहा होगा कि ये जो टाइम पीरियड है कि मार्च से लेके जून के पीरियड, तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो इसी पीरियड में एक और फसल बोई जाती है जिसे बोलते हैं हम जैद क्रॉप्स। तो जैद क्रॉप्स में जितने भी आप तरबूज वगैरह खाते हैं, तरबूज, खरबूज, यानी कि मस्क मेलन, वाटरमेलन, तो ये सारे के सारे जो हैं जैद क्रॉप्स के अंदर आते हैं। यानी कि जैद क्रॉप्स अभी मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा इसका पोर्शन है। पहले मैं अपना जो है खरीफ क्रॉप्स कंप्लीट कर दूं। तो जैद की जो फसलें होती हैं इनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, और एक इनको अच्छी खासी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है। दे रिक्वायर अ कोल्ड द हॉट दे रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एज वेल एज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इन फसलों में आएगी पैडी, सोरगम, पर्ल मिलेट, मेज कॉर्न, रागी, पीजन पी, यानी कि जितनी भी मैंने आपको बताई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मडुआ, अरहर, मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, कपास यानी कि कॉटन, गन्ना यानी कि सुगर केन, और तिल यानी कि सीसेन, और लोबिया इवन। तो ये जितने मैंने आपको क्रॉप्स बताए, ये क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो मैंने आपको रबी क्रॉप्स बता दिए। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, अक्टूबर में बोए जाते हैं और दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, फेब्रुवरी, मार्च, एज द केस में बी। और वहीं पे खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो बोए जाते हैं जून या जुलाई के महीने में, जब बरसात सीजन एंड होने वाली होती है। और उसके बाद इनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर के महीने में। अब ये जो बीच के जो मंथ्स है ना गाइज, अप्रैल से लेके जून तक, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मई से लेके जून तक, मई, अप्रैल, जून, बारिश भी होती है। क्योंकि 15 मई को ये अनुमान लगाया जाता है, 19 मई या 15 मई तक जो है भारत में मानसून की एंट्री हो जाती है, ठीक है। मानसून देखिए एक अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम शब्द से बना हुआ है, MOSUM। खैर ये जान के क्या ही करोगे, छोड़ो। तो ये जो जैद क्रॉप्स हैं, यानी कि जिनको मार्च या अप्रैल के महीने में बोया जाता है और जून या जुलाई की महीने में इनको काटा जाता है। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, ठीक है। इसके अंदर जो फसलें होती हैं वो ज्यादातर स्टेम फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लौकी, तुरई, कद्दू, ठीक है। और यानी कि जो हरेले के टाइम पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, उस समय हो जाते हैं रेडी, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा था वाटरमेलन, मस्क मेलन, बोटल गार्ड यानी कि लौकी,
रिच गार्ड यानी कि तुरई, ककम्बर यानी कि खीरा, एंड बीट रूट यानी कि चुकंदर। अब बात करते हैं 2024 और 2025 के साल में टोटल नंबर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि भारत में टोटल कृषि उत्पादन कितना हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो टोटल प्रोडक्शन हुआ है इस साल 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि पूरे 330.9 मिलियन टन, यानी कि 330.9 मिलियन टन। ये जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन इस बार हुआ है क्रॉप्स का। और आपको यहीं पे मैं बता दूं, ये जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी रेवेन्यू इससे अराइज हुई है, तो ये जो है इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आती। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी इसका प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है तो वो जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। यू नो want to know the reason? Because agriculture income is totally exempted from इनकम टैक्स स्लैब। चलिए अब बात करते हैं वीट की, यानी कि गेहूं 2024-2025 में टोटल कितना गेहूं इंडिया के अंदर हुआ। देखिए ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है, जो भी ये प्रोडक्शन हुआ है गेहूं चावल, तो ये चीज जो है काफी फैक्टर बनते हैं जो कि देश की जीडीपी को डिटरमाइन करेंगे। तो आप लोग क्या जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है? डू कमेंट। अगर नहीं जानते हैं तो आपको नए एक वीडियो कंटेंट में बताया जाएगा कि व्हाट इज जीडीपी। फॉर द टाइम बीइंग, total production of paddy in India is 119.93 million ton, while total production of wheat in India is 115 million ton approx. And you will be surprising to know this fact that the maximum crop grown in India is paddy, that is rice. Okay, what is the difference between paddy and rice? Do you know the difference? If you don't know, again do comment in the section, in the comment section, of course. So the major crops of India are wheat, paddy and sorghum, और जिसे हम इंडियन मिलेट भी बोलते हैं, यानी कि ज्वार। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि टोटल टॉप प्रोडक्शन इन फसलों का और भी जितने मैंने आपको क्रॉप्स बताए थे, कौन सा स्टेट कितने अमाउंट में करता है। सो दीज आर द टॉप स्टेट्स इन टोटल क्रॉप प्रोडक्शन। यूपी जिसमें सबसे पहली नंबर पे आता है, यूपी के बाद एमपी और एमपी के बाद पंजाब। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, जिसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, जिसे पहले सेंट्रल प्रोविंस नाम से जाना जाता था। और उसके बाद पंजाब। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कैश क्रॉप्स आप जानते हैं, रबी क्रॉप्स आप जानते हैं, खरीफ क्रॉप्स आप जानते हैं, जैद क्रॉप्स आप जानते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ज्वार और बाजरा जिसे हम मोटा अनाज भी बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आएगा? डू कमेंट। और ये जो ज्वार और ये बाजरा है जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में राजस्थान के स्टेट में होता है। दिस ज्वार एंड बाजरा इज एविडेंटली फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, विच इज फॉलोड बाय कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं वीट की, यानी कि गेहूं की। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड देन पंजाब। So overall maximum wheat production is in the state of Uttar Pradesh, which is followed by Madhya Pradesh and Punjab. And if we talk about the production of paddy, that is rice, चावल के उत्पादन की बात करें तो, या फिर हम सिंपली ये कहें कि धान के उत्पादन की बात करें तो, तेलंगाना इज द टॉपेस्ट स्टेट in the context of this year, this financial year 2024 to 2025, followed by Uttar Pradesh as well as वेस्ट बंगाल। आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि पहले जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता था, लेकिन इस बार ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर में आ गया है और वहीं पे तेलंगाना ने वेस्ट बंगाल की जगह ले ली है। एंड तेलंगाना इज द टॉपेस्ट स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि ये हम कहेंगे तेलंगाना में जो है टेक्निक्स अच्छी हैं, वहां पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। Just because, tell me the reasons in the comment section. Otherwise, the length of the video is going to too large. चलिए अब बात करते हैं हम दालों के उत्पादन की, यानी कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है, यानी कि मैक्सिमम पल्स इज कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। दालों में चलिए मैं दो कैटेगरी ले रहा हूँ, एक तो चना और दूसरा अरहर।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने की खेती होती है, विच इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। वहीं पे बात करें अरहर की, यानी कि पीजन पी, तो इस साल के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है अरहर का, वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तेलंगाना आया था और कर्नाटक आया था, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हो रही है, डेवलपमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, वॉर चल रही है। और मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी पाकिस्तान इंडिया में अटैक करता भी है विद द हेल्प ऑफ हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स अमेरिका एंड चाइना ऑल्सो, आई डोंट थिंक कि चाइना इंडिया का फ्रेंड है। चाइना वांट टू कैप्चर द इंडियन टेरिटरी, तो कौन से पोर्शन से अटैक करेगा? जाहिर सी बात है नॉर्दर्न साइड से ही करेगा, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। चलिए पॉलिटिक्स को अपार्ट करते हैं, वहीं पे बात करते हैं ऑयल सीड की, यानी कि तिल जिसे बोलते हैं, है ना। तिल के लड्डू तो आपने खाए होंगे। तो सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन होता है राजस्थान वाले क्षेत्र में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड गुजरात। वहीं पे अगर बात करें सरसों की, यानी कि मैक्सिमम मस्टर्ड इज प्रोड्यूस इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। वहीं पे बात करें सोयाबीन की, तो मैक्सिमम सोयाबीन इज प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब बात करते हैं मूंगफली। तो मैक्सिमम जो मूंगफली है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। तो जो आपने बड़ी वाली मूंगफली खाई होगी, तो वो जो है गुजरात से ही आती है। राजस्थान में भी अच्छी खासी मूंगफली का उत्पादन होता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। आपने उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश वाले रीजन में अगर मूंगफली खाई हैं, या कभी जाड़ों में अगर आप खाते हैं, यानी कि ये जो ग्राउंड नट है ना, ग्राउंड नट ही होती है आई गेस, तो इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट, है ना, ड्यू टू द सॉइल। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया, एंड इनकी क्या खासियत है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप का प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे भी जो जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हैं और बनाना है, मैंगो है, जितने भी आते हैं जो कच्चे आते हैं ना, तो इनको पकाने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड वो केमिकल है जो विच इज़ यूज टू आर्टिफिशियली राइपन द फ्रूट्स। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं जितने भी अदर क्रॉप्स हैं, यानी कि फसलें हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन उत्तर प्रदेश में होती है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। वहीं पे बात करें मक्के की, यानी कि कॉर्न, भुट्टा, तो सबसे ज़्यादा कॉर्न होता है कर्नाटक में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। वहीं पे बात करते हैं हम चाय की, तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम वाले स्टेट में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड देन तमिलनाडु। चलिए अब बात करते हैं कॉटन की, यानी कि कपास। तो इस साल 2022-2021 तक जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हो रहा था, लेकिन अब गुजरात ने इसको टेक ओवर कर लिया है। गुजरात के बाद फिर अब महाराष्ट्र सेकंड पायदान पर है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। बात करें जूट की, तो सबसे ज़्यादा जूट वेस्ट बंगाल में होता है, फॉलोड बाय बिहार एंड असम। अब ऐसा क्यों होता है? आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए। यहाँ पे एक नदी बहती है इस बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में, उस नदी को हम गंगा नदी नाम से जानते हैं। और वहीं पे असम वाला क्षेत्र देखें तो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो यहाँ पे इन नदियों के कारण, और जितने भी मैंने आपको अभी क्षेत्र बताए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो यहाँ पे जितने भी जो एरिया है, यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? जस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स। इसलिए हम बोलते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, दैट्स वाई वी वर्शिप rivers, lakes, sources of water, and even this land also because this gives us food to eat. चलिए अब बात करते हैं तंबाकू की, यानी कि टोबैको। और आपको एक ताजुब की बात ये बता दूं कि जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा ये तंबाकू का प्रोडक्शन होता है, उस स्टेट के लोग तो तंबाकू खाते ही नहीं। तो खाता कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग। मेरे इस स्टेटमेंट से आपको ये तो पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा तंबाकू नहीं होता। तो जानते हैं सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तंबाकू जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन
अगर आप इस बात पे मेरी सहमत हैं तो आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी आज के कंटेक्स्ट में 2024-2025 के कंटेक्स्ट में गुजरात में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है और आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो इससे ये आप ये बात भी थोड़ा एज्यूम ये कर सकते हैं कि जो जिससे हमें लेस बेनिफिट होता है ना, जैसे तंबाकू से हमें लेस बेनिफिट हो रहा है, कौन ही खाता है तंबाकू? बेवकूफ़ लोग, बिकॉज टोबैको क्रिएट्स कैंसर। और अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि आंध्रा सबसे लास्ट नंबर में आ रहा है। क्यों? आंध्रा ने अवॉइड किया है उसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि इट इज़ नॉन बेनिफिशियल क्रॉप। फिर वहीं पे बात करें कैश्यू की यानी कि काजू की, तो फिर आप यहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला, ये जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इन इंडिया। तो क्रॉप्स का भी इंडिया में अपना एक खुद का महत्व है। एंड मेरा ये मानना है कि अगर हम क्रॉप्स की जगह अगर हम इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करें, इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करें और यहीं पे जो है हम इनको प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, इनसे जो भी बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कॉटन से हम कपड़े ले सकते हैं, मैंगो से हम माजा स्लाइस ले सकते हैं और भी अदर ड्रिंकिंग मटेरियल हम ले सकते हैं। तो मैंगो से याद आया, सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? यूपी, आंध्रा, फॉलोड बाय कर्नाटका। अब एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी कि किसी रीजन के अंदर कितना ज़्यादा लैंड मास है, ये भी एक फैक्टर है विच टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। वहीं पे बात करें गवावा की, तो सबसे ज़्यादा गवावा का प्रोडक्शन होता है इलाहाबाद में, दैट कम्स अंडर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? यूपी फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड बिहार। वहीं पे बात करते हैं लीची की। चलिए, इस लीची से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अभी रिसेंटली किसी एक व्यक्ति की लीची खाने से डेथ हो गई। वांट टू नो द रीज़न वाई? सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ, दैट्स देन आई विल टेल द रीज़न। चलिए, आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। द रीज़न इज, लीची के अंदर होता है एक टॉक्सिन जिसको बोलते हैं मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन, जो कि हमारे दिमाग में क्षति पहुंचाता है, यानी कि ज़्यादा लीची खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मुझे समझ में आया कि ये मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है। मैं लीची ज़्यादा खाता हूँ ना, मीठी लगती है ना वो, तो मैं पूरी खा जाता हूँ, पूरा बंडल बंडल। आज के बाद नहीं खाऊंगा, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। एंड गाइस, इवन मुझे लगता है चिकन खाने से भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो जाहिर सी बात है बिहार में होता है। और वो जो व्यक्ति था जिसकी तबीयत खराब, यानी कि जिसकी डेथ हो गई थी, वो बिहार का ही था। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये लोग, आम लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि लीची में कोई जहर भी होता है। सो लीची मत खाया करो गाइस, खाते हो तो लिमिट में। चलिए अब बात करते हैं ऑरेंज की, यानी कि संतरों की। सबसे ज़्यादा संतरों का उत्पादन होता है गाइस कहाँ पे होता है? नागपुर के संतरे आपने सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरों का उत्पादन होता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी प्रोडक्शन होता है संतरों का गाइस, ठीक है। वहीं पे बात करें ज्वार की और बाजरा, ये जो मोटे अनाज होते हैं ज्वार बाजरा, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कहाँ पे होंगे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं। लेकिन ज्वार की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, और वहीं पे बाजरा की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। इट टोटली डिपेंड्स कौन सा स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि किस स्टेट में इस बार कितनी ज़्यादा वर्षा गिरी है। तो 2024-2025 के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉलोड बाय स्टेट ऑफ राजस्थान एंड देन कर्नाटका। वहीं पे बात करें बाजरा की, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर हरियाणा में। अब आप लोग का ये क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली, और अगर मिली तो अपने दोस्तों के संग आपको क्या करना है? शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक भी करना है और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे ही ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा। अलविदा तो नहीं कहते गाइस, थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का।